हमारी भारतीय संस्कृति में बहू को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्या हो जब किसी परिवार में बहू के रूप में लक्ष्मी नहीं बल्कि कुलक्ष्मी का प्रवेश हो जाए। सिंपल सी बात है, उस घर का पूरा कुल नाश हो जाता है, पूरे परिवार का विनाश होना तय हो जाता है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वाति रेड्डी केस के बारे में, जो कि 2017 में नागरकुनल में बहुत ही चर्चा में था। ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सभी बहुत ही ध्यान से इसे सुनिएगा। यहाँ पर ये औरत अपने पति को मार करके कुछ ऐसे ठिकाने लगा देती है जिसका किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं लग पाती है। और आगे चलकर जब इस केस का खुलासा होता है तो सभी की हवाइयां उड़ जाती है, सभी के होश ठिकाने आ जाते हैं, क्योंकि इस घटना को अंजाम दिया गया था साउथ की येवाड़ू फिल्म को देख करके। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप इस पूरी घटना को सुनने के बाद स्वाति रेड्डी के मास्टरमाइंड प्लान को दाद जरूर देंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारे इस चैनल क्राइम अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्राइम अड्डा पर, और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको एंड तक जरूर सुनिएगा और सुनने के साथ साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो पूरा वॉच कर लेते हैं लेकिन पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। तो ये कहानी की शुरुआत होती है तेलंगाना के नागरकुनरूल से। यहाँ पर एक रेड्डी परिवार रहा करता था और उसी परिवार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सुधाकर रेड्डी। अब सुधाकर रेड्डी की शादी साल 2014 में हुई थी और स्वाति रेड्डी नाम की एक लड़की से हुई थी। ये शादी आम मैरिज की तरह एक अरेंज मैरिज थी। हालांकि सुधाकर रेड्डी पैसों से एक कारोबारी व्यक्ति थे और वहीं स्वाति रेड्डी पेशे से एक नर्स थी। और ऐसे ही समय बीतने के बाद आगे चल करके इनको 2 छोटे बेबी भी होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। एक दिन अचानक से स्वाति रेड्डी के बैक में पेन होना शुरू हो जाता है और वो इतना ज्यादा होता है कि जिसके चलते अब स्वाति रेड्डी को एक अच्छे खासे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ चुकी है। और इसलिए अच्छी खासी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट राजेश नाम के एक व्यक्ति के पास उनके पति यानी कि सुधाकर रेड्डी अपनी पत्नी को ले जाया करते और वहां से खुद ही लेकर आया करते थे। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। साल 2017 नवंबर का दिन आ जाता है और ये दिन सुधाकर रेड्डी का सबसे बुरा दिन साबित होता है, क्योंकि जब वो अपनी पत्नी के साथ कहीं पे जा रहे थे कि अचानक से रास्ते में सुधाकर रेड्डी के कुछ कारोबारी दुश्मन उन पर हमला बोल देते हैं और काफी मारपीट करने के बाद बेचारे सुधाकर रेड्डी के चेहरे पर तेजाब फेंक देते हैं, जिसके चलते सुधाकर रेड्डी का 30% से भी ज्यादा चेहरा जल जाता है और साथ ही में उसके बदन पर भी तेजाब के कारण काफी घाव बन जाते हैं। हालांकि उसकी पत्नी यानी कि स्वाति रेड्डी जैसे तैसे करके अपने पति सुधाकर रेड्डी को पास के ही अपोलो हॉस्पिटल में लेकर जाती है। यहाँ ले जाने के बाद पहले तो वो अपने घर वालों यानी कि ससुराल वालों को कॉल करके सारी बात बताती है कि कुछ अनजान लोगों ने मेरे पति यानी कि सुधाकर रेड्डी पर हमला बोल दिया था। काफी मारपीट करने के बाद उनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया था। फिलहाल तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ चुकी हूँ, अब आप लोग भी जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। अब ये बात सुन करके उसके घर वाले फौरन दौड़े चले आते हैं और वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स उसका चेहरा देख करके उसके घर वालों को ये बताते हैं कि इनका चेहरा बहुत बुरी तरीके से जल चुका है और अब इसे ठीक करने के लिए हमें प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। और वो बात सुनते ही उनकी पत्नी यानी कि स्वाति रेड्डी हाँ भर देती है। फिलहाल तो शुरू में सुधाकर रेड्डी के चेहरे को साफ करके पट्टी कर दी जाती है, उसके पूरे चेहरे को पट्टी से ढक दिया जाता है। हालांकि उसकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी जिसके चलते बेचारा अब बोल भी नहीं पा रहा था। उसके परिवार वाले, उसकी माँ, उसकी बहन उसकी इस हालत को देख करके बेचैन हो रहे थे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा था कि आखिरकार इस घटना को अंजाम देने वाला था कौन हो सकता है, क्योंकि जहां तक उसके परिवार को, उसकी जानकारों को ये पता था कि सुधाकर रेड्डी का कोई भी ऐसा दुश्मन नहीं है जो उसके साथ अचानक से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दे। बेचारे सुरेंद्र रेड्डी के परिवार वाले कर भी क्या सकते थे।
हालांकि उनके मन में सवाल तो उठ रहे थे, अनेकों सवाल जन्म ले रहे थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई था ही नहीं। और इसी का कोई सही जवाब दे सकता था तो वो था खुद सुधाकर रेड्डी, जिसकी हालत तो बहुत ही गंभीर थी। बेचारा बोल भी नहीं पा रहा था, तो उससे पूछताछ अभी करना सही भी नहीं था। फिर ऐसे ही एक दिन बीत जाता है और अब अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह होने के बाद उसके परिवार वालों के साथ उसका भाई सुरेंद्र रेड्डी भी हॉस्पिटल में आता है। उसने नोटिस किया कि जो सुधाकर रेड्डी के नाम से हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो हाव भाव है या फिर उसका जो एटीट्यूड है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, चलने बोलने या हाथ पैर हिलाने का, वो व्यक्तित्व उसके भाई से मैच नहीं कर रहा था। और अगर मैं आप सभी को साफ साफ भाषा में कहूँ तो सुरेंद्र रेड्डी को वो आदमी बहरूपिया लग रहा था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है, ये कहना सुरेंद्र के लिए अभी भी थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर अचानक से इतना बड़ा हमला हुआ है और उसी सदमे के चलते उसके व्यक्तित्व में कुछ हद तक बदलाव आ गए हो। यही सारी बातें सोच करके सुरेंद्र रेड्डी ने भी ये बात अभी किसी के साथ भी शेयर नहीं करी थी। इधर सुधाकर की हालत इतनी गंभीर थी कि वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था, इसलिए उसे सिर्फ और सिर्फ जूस यानी कि लिक्विड ही दिया जा रहा था। फिर एक दिन उसकी माँ ने बहुत ही प्यार से मटन का सूप बनाया और उसके लिए हॉस्पिटल लेकर आती है, जो कि सुधाकर रेड्डी का फेवरेट होता है। पर जब मटन का सूप नर्स के द्वारा सुधाकर रेड्डी के सामने परोसा गया तो सुधाकर रेड्डी ने उसे पीना तो छोड़ो, उसे देखते ही हाथ तक नहीं लगाया और नर्स को इशारे में समझाया कि वो एक नॉन वेजिटेरियन नहीं है, बल्कि वो तो एक शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन व्यक्ति है। वो इस मटन के सूप को कैसे पी सकता है? और वहीं जब ये बात उसके परिवार वालों तक पहुंचती है तो उसकी मां के द्वारा बनाए गए मटन के सूप को सुधाकर रेड्डी पीने से इनकार कर रहा है तो उसके पूरे परिवार में हैरानी फैल जाती है। और वही बात उसके घर वालों को हजम नहीं हो रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका एक भाई होता है, यानी कि सुरेंद्र रेड्डी, जिसको पहले से ही दाल में कुछ काला नजर आ रहा था कि ये उसका भाई नहीं है। लेकिन अब सूप न पीने की वजह से उसका ये डाउट बिल्कुल ही कंफर्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि वो उसका कोई भाई वाई नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। इसलिए अब बिना किसी देरी के सुरेंद्र पुलिस स्टेशन में चला जाता है और अपनी बात को साफ साफ शब्दों में कहना शुरू करता है। उसने बताया कि हॉस्पिटल में जो भाई पर तेजाब गिरा है वो उसका अपना भाई नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है, क्योंकि हॉस्पिटल में जिस आदमी के चेहरे पर पट्टियां लगी हुई है उसका व्यक्तित्व मेरे भाई के व्यक्तित्व से बिल्कुल ही भिन्न है, अलग है। दोस्तों, आप सबको भी पता है कि हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व यानी कि स्टाइल होता है और उसे कोई भी व्यक्ति चाह कर भी कॉपी नहीं कर सकता है। फिर आगे उसने पूरी बात पुलिस वालों को बताई कि मुझे इस बात पर शक शुरू से ही है कि जो हॉस्पिटल के अंदर व्यक्ति है वो मेरा भाई नहीं है, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन मुझे तब हो गई जब मेरे भाई ने यानी कि उस बहरूपिये ने मटन के सूप को पीने से इनकार कर दिया। मेरे भाई का तो मटन सूप फेवरेट हुआ करता था। और यहीं पर सुरेंद्र रेड्डी ने एक और अहम बयान दिया। अगर सुधाकर रेड्डी के ऊपर कुछ अनजान लोगों ने अटैक किया था तो उसके खिलाफ उसकी पत्नी यानी कि स्वाति रेड्डी ने अभी तक कोई भी कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद पुलिस वालों को काफी अजीब लग रहा था। अजीब इसलिए लगा क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा केस पुलिस वालों को सुनने में नहीं मिला था और ये आज तक की सबसे अलग क्राइम स्टोरी रही है, जहां पर क्राइम करने के बाद कुछ अलग ही अंदाज में क्राइम को छुपाने की कोशिश की गई थी। खैर, इसके बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है और वहां पर एक सुपर स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। सुधाकर रेड्डी की हालत में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ रही थी, इसलिए उस बहरूपिये सुधाकर रेड्डी से पूछताछ करना बिल्कुल भी सही नहीं लगा। और अगर मान लो कि उससे पूछताछ कर भी ली जाती तो वो व्यक्ति हर उस सवाल को जवाब देने के लिए तैयार बैठा होगा, वो बहरूपिया, क्योंकि कोई भी बहरूपिया किसी व्यक्ति की जगह लेने से पहले उस इंसान की हर एक जानकारी को चेक कर लेता है, रिसर्च करके बैठता है। और उसकी पत्नी से भी पूछताछ करना पुलिस वालों को ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर इस साजिश में
पत्नी शामिल हुई तो वो आसानी से सच बताने वालों में से तो नहीं होगी। इसलिए हमें कुछ अलग तरीके से इनकी सच्चाई का पता लगाना होगा। और काफी सोच विचार करने के बाद पुलिस वाले अब दो नतीजों पर आ जाते हैं। पहला तो ये कि उसका डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए और दूसरा तरीका था उसके फिंगरप्रिंट। लेकिन डीएनए टेस्ट में काफी लंबा प्रोसेस लग सकता था और वहीं दूसरी ओर फिंगरप्रिंट इसका क्विकली रिजल्ट दे सकता था। लेकिन सवाल ये था कि उसका फिंगरप्रिंट उठाया कैसे जाए। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके छुपते छुपाते तरीके से ही उस बहरूपिये के फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं। और अब बारी आती है सुधाकर रेड्डी के ओरिजिनल आधार कार्ड से उसके फिंगरप्रिंट को मैच करवाने की। और फिर मैच करवाया जाता है और मैचिंग करवाने के दौरान एक एरर आता है फिंगरप्रिंट मिसमैच होने का। और यहीं से उस हॉस्पिटल में एडमिट बहरूपिये का खुलासा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठ रहा था कि आखिरकार वो व्यक्ति है कौन और वो सुधाकर रेड्डी की जगह क्यों लेना चाहता है, और असल में ओरिजिनल सुधाकर रेड्डी कहाँ पर है। इन सभी सवालों के जवाब आखिरकार देगा कौन? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान था, वो थी स्वाति रेड्डी। स्वाति रेड्डी जो कि सुधाकर रेड्डी की पत्नी थी, उसके ऊपर शक इसलिए जा रहा था पुलिस वालों का क्योंकि इस घटना के बाद उसने अभी तक एक भी कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई थी, दर्ज नहीं करवाई थी। ना ही उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन दिखाई दे रही थी कि उसके पति के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। उल्टा वो उस बहरूपियों का बहुत ही खास तरीके से ख्याल रखती आ रही थी। और अब शक की बुनियाद पर उस स्वाति रेड्डी को उठा लिया जाता है और अब पुलिस वाले उसके साथ सख्ती के साथ पूछताछ शुरू करते हैं। और सख्ती से पूछताछ करने के बाद वो तुरंत ही टूट जाती है क्योंकि स्वाति रेड्डी कोई पेशे से क्रिमिनल तो थी नहीं। और टूटने के बाद फिर वो आगे पीछे की कहानी सुनाना स्टार्ट करती है। और दोस्तों, उसकी जो स्टोरी थी वो किसी मूवी से यानी कि फिल्म से कम नहीं थी। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज निकल के सामने आई है। दरअसल साल 2014 में एक साउथ की बहुत ही बड़ी फिल्म आई थी, ये वाडू नाम की फिल्म। और मुझे लगता है कि आप में से कई सारे लोगों ने इस फिल्म को देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर आप इस क्राइम स्टोरी को सुनने के बाद उस मूवी के साथ मैच जरूर कीजिएगा। जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है उन सभी को मैं थोड़े से सीन याद दिलाना चाहूंगी, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी ताकि आपको आगे की स्टोरी समझने में आसानी होगी। असल में होता ये है कि अल्लू अर्जुन अपनी प्रेमिका के साथ बस में फंस जाते हैं जहां पर विलेन के साथ उनकी फाइटिंग होती है और बस को ही आग लगा दी जाती है। उसकी प्रेमिका और अल्लू अर्जुन जल जाते हैं पर अल्लू अर्जुन बच जाता है, हालांकि उसका चेहरा जल जाता है। फिर आगे उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर एक डॉक्टर होती है और वही उसके चेहरे का ट्रांसप्लांट करती है। लेकिन ट्रांसप्लांट करने के दौरान वो अपने मर चुके बेटे यानी कि रामचरण का चेहरा ट्रांसप्लांट करके लगा देती है अल्लू अर्जुन के चेहरे पर। तो मुझे लगता है दोस्तों अब आपको ये मूवी याद आ चुकी होगी। अब चलते हैं स्वाति रेड्डी की कहानी के ऊपर। स्वाति रेड्डी ने बताया कि जब उसके बैक पेन शुरू हो गया था तो उसे अचानक से एक बहुत ही बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ गई थी और इसी के चलते उसकी मुलाकात हुई थी फिजियोथेरेपिस्ट राजेश से, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा फेमस फिजियोथेरेपिस्ट था और अब उसी के वहां पर वो ट्रीटमेंट के लिए जाया करती थी। ऐसे ही सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ रही थी और फिर इसी समय के अंतराल में राजेश और स्वाति रेड्डी के बीच में अफेयर शुरू हो गया था और अब दोनों मिलकर के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन समस्या यहाँ पर ये थी कि जब तक वो इलाज करवाने के लिए राजेश के पास आ रही थी तब तक तो वो बंदास सब कुछ कर रहे थे, मिल रहे थे, जुल रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन इसके बाद वो आगे के जीवन में एक साथ कैसे बढ़ेंगे, और यही सोच करके उसने एक बार तो ये सोचा कि वो अपने पति सुधाकर रेड्डी को डाइवोर्स दे देती हूँ। हालांकि कोई रीजन नहीं था डाइवोर्स देने का, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि रीजन तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं कैसे भी करके डिवोर्स देना भी चाहूंगी तो वो मुझे नहीं देगा या फिर मुझे प्रॉपर्टी में सारा हिस्से से हाथ धोना पड़ जाएगा। फिर उसने डिवोर्स का प्लान भी कैंसिल कर दिया। फिर इसी दौरान उसने ये वाडू नाम की फिल्म को देखा
और उसी सीन के जरिए उसने चेहरे को ट्रांसप्लांट होता हुआ देखा। उस सीन को ना जाने कितनी बार देखा और फिर देखने के बाद उन्होंने मिल करके बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग बनाई। प्लान ये था कि पहले तो दोनों मिल करके सुधाकर रेड्डी को खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद राजेश को सुधाकर रेड्डी का चेहरा दे देंगे, जिससे होगा ये कि लोगों की नज़र में सुधाकर रेड्डी जिंदा रहेगा, लेकिन स्वाति रेड्डी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रह पाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और इसी कहते हैं सांप भी मार दो और लाठी भी ना टूट पाए। अब दोनों ने मिलकर एक तारीख सेट कर ली और वो घटना को अंजाम देने की डेट थी 26 नवंबर साल 2017, क्योंकि वो संडे का दिन था और संडे को सुधाकर रेड्डी घर पर ही होता है। इसलिए बड़े ही चालाकी और सावधानी से उसकी पत्नी स्वाति रेड्डी उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देती है और वो बेचारा बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो बेहोश होता है, उसकी पत्नी यानी कि स्वाति रेड्डी अपने बॉयफ्रेंड राजेश को कॉल करती है और उसे घर पर बुला लेती है और घर पर आने के बाद दोनों मिल करके एक रॉड से उसके सर पर बेरहमी से वार करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद बेचारा बेहोशी की हालत में ही मर जाता है। और फिर बड़ी ही सावधानी से वो बोरे में डाल करके वहां से महबूब नगर के जंगलों में उसे लेकर चले जाते हैं और जला करके वहीं पर दफन कर देते हैं। और उसके बाद अब तारीख आ जाती है 27 नवंबर साल 2017 और वो दिन था जब राजेश को अपने प्यार की अग्नि परीक्षा देनी थी, यानी कि प्लान के मुताबिक वो सब करने के बाद अब राजेश को खुद से ही अपने चेहरे को तेजाब से जलाना था। हालांकि शुरू में तो राजेश भी नानुकुर करने लगा था, क्योंकि अपने ही चेहरे पर तेजाब डालना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है दोस्तों, और वो भी होशो हवास में रहते हुए, इसलिए वो पहले ही मना कर रहा था। लेकिन फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि स्वाति रेड्डी ने उसे समझाया कि मैं पेशे से नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी, मुझे पता है कि कैसे क्या करना है। फिर उसके चेहरे पर आराम से तेजाब डाला जाता है और उसके चेहरे को 30% जला दिया जाता है। कितनी हैरानी की बात है ना दोस्तों कि अपने होशो हवास में रहते हुए कोई प्यार के लिए अपने चेहरे पर तेजाब डालने के लिए मान जाता है। हालांकि उसके चेहरे पर ये सब जब किया गया होगा तो वो चीखा भी बहुत होगा, है ना। खैर, ये सब करने के बाद उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल में लेकर के जाती है और राजेश को अपना पति बताती है कि ये मेरे पति हैं और घर वालों को सारी वारदात बताती है। और आगे की कहानी जो थी वो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दी है। लेकिन क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि अगर राजेश ने चुपचाप मटन का सूप पी लिया होता तो शायद इतनी जल्दी उसका भांडा नहीं फूटा होता। इसके बाद स्वाति रेड्डी को जेल जाना पड़ता है और वहीं दूसरी ओर राजेश का पहला ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आप सभी को क्राइम स्टोरी, है ना सबसे हटके, सबसे अलग। दोस्तों, अगर आप भी अपने पूरे परिवार को सतर्क रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्राइम अड्डा को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी राय जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इस क्राइम की क्या सजा होनी चाहिए। मिलती हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ और इस घटना को अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।